ओके हाँ जी बच्चों, ऑनलाइन गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका टेस्ट कैसा हुआ? ऑनलाइन में ना ये प्रॉब्लम होती है, हर कोई वेट कर रहा होता है, कोई दूसरा बोल देगा है ना, इसलिए लिखता ही नहीं है। ये जीरो है ना। वरुण कम रह गए। किसने गलत करके आया? हाँ, इससे कौन सा करना था बच्चों? आई से एच। हाँ हाँ जी, एक्सरसाइज 0H पार्ट बच्चों, डन। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी नहीं है। आई पार्ट, आई में फर्स्ट का थर्ड पार्ट समझो ध्यान से, क्या पूछा है? चेंज इन लेटरल मैग्निफिकेशन इफ द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द लेंस बाय 1 mm along द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियरली दिख रहा है कि एक तो ओ, एक तो दिख रहा है 1 mm है, तो कुछ ना कुछ छोटा ही बात हो रही है। तो बेसिकली आपको क्या गिवन है और क्या निकालना है समझो। आपको डी एम निकालना है। एम कौन सा है? वो वी बाई यू वाला। और गिवन क्या है? डी यू, राइट। आगे ऐसे ही एक क्वेश्चन अभी आया था एक आध साल पहले। उसमें क्या था कि मैं आपको हमेशा ही बताया कि डिफरेंशिएशन तो फेवरेट रहता ही है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करके ये बताना था कि अगर रेडियस में कुछ चेंज है या एन में कुछ चेंज है तो उससे आपके एफ में क्या चेंज आएगा, है ना। वो तो मैं आपको हमेशा ही बताया, हर फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करना आना तो आना ही चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ जी, आगे। ये बच्चों 9th क्वेश्चन समझ आ गया? वैसे ही है ना जैसे हमने पहले बात की थी कि ज्योमेट्री से भी कर सकते हो, नहीं तो बस वी बाई यू लिख के उस फॉर्म में कर लो। डन। जे पार्ट, एक्सरसाइज 1 एच पार्ट। एनी डाउट बच्चों? आई पार्ट, जे पार्ट, जे का फर्स्ट। हाँ बच्चों, इसका ना कंसेप्ट माइंड में रखना
ये और फॉर्म्स में भी क्वेश्चन आ जाता है जब भी कुछ ऐसा पूछा जाए कि आ, कितनी इमेजेस बनेंगी, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है कि कितने टाइप ऑफ डिवाइसेस इन अ वे बन रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे सोचें तो दो टाइप के मटेरियल हैं, ठीक है, उनको अरेंज कैसे किया डजंट मैटर, प्रैक्टिकली तो दो टाइप के मटेरियल हैं तो आपके दो टाइप के लेंस बनेंगे, है ना, तो दो इमेजेस बनेंगी बेसिकली। दिस इज नथिंग बट आपने दो लेंस अलग अलग फोकल लेंथ के रखे हुए हैं। और बट सिर्फ इतना भी याद रखना सफिशिएंट नहीं है कि हाँ मटेरियल अलग, कि दो अलग मटेरियल दो इमेजेस। जैसे अगर मैं इस तरह से करता, सोचो मान लो मैं कहता कि एक रेड मटेरियल है एक ब्लू मटेरियल है, क्या अब भी दो इमेजेस बनती? अब तो एक ही बनती है ना, क्योंकि जो अंडरलाइन कंसेप्ट है वो आपको ये समझना है कि लाइट रेस के कितने पॉसिबल पाथ, ठीक है। तो इस केस में तो सारी की सारी लाइट रेज रेड और ब्लू दोनों से पास करेंगी। जो हमारा फिगर गिवन था उसमें क्या दो टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं, एक है कि एक मटेरियल का लेंस, एक है कि दूसरे मटेरियल का लेंस। अंडरस्टूड बच्चों? बाकी डन बच्चों? ओके, आज हमें फिर वो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप करना है ना, आई करना है। ओके, तो बच्चों आपको याद होगा जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी लास्ट टाइम, है ना, क्या हम करना चाह रहे हैं। उसी तरीके से हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो कि सबसे पहले आई किस तरीके से साइज को परसीव करती है। That is based upon the angle theta. इनफैक्ट बच्चों इससे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना भी एक्सप्लेन होता है। अगर आप सोचो कि हमारी आई बच्चों जो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है कि ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है या कितना धीरे चल रहा है, वो भी इसी बेसिस पे ही परसीव करती है कि एंगल थीटा कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली द रीजन कि जैसे आप मान लो ट्रेन में जा रहे हो, है ना, फास्ट ट्रेन जा रही है तो आपको साथ वाला पेड़ या साथ वाली पटरी तो बहुत फास्ट स्पीड से पीछे जाती हुई नजर आएगी, लेकिन दूर एक मान लो पहाड़ है, वो ऐसा लगता है कि वहीं पे ही है। क्या रीजन हुआ उसका? सेम, कि जो एंगल है वो मतलब जब आप ओमेगा निकालोगे वी बाय आर करोगे, वी तो सेम है, साथ वाले पेड़ और दूर वाले पहाड़ का वी रिलेटिव तो वही आया, लेकिन आर जो है वो पहाड़ का बहुत बड़ा हो गया तो इसलिए उसका ओमेगा बहुत छोटा हो गया। ये लिख लिया बच्चों, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि इन अ नॉर्मल केस जब हम कोई डिवाइस नहीं अप्लाई कर रहे तो आई इस तरीके से सबटेंड करती है, तो हम मैक्सिमम जो एंगल कर सकते हैं वो हम कितना कर पाएंगे, मतलब जितना हम ज्यादा से ज्यादा पास ले आएंगे ऑब्जेक्ट को अपने, और ज्यादा से ज्यादा कितना पास ला सकते हैं हम, जो वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है।
ठीक है। तो बच्चों ये क्या बता रहा है हमें कि नॉर्मली विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल टूल हम कितना मैक्सिमम एंगल बना सकते हैं। वो मैक्सिमम एंगल जो है वो थीटा नॉट बनेगा। और वो कब बनेगा, जब आप उस ऑब्जेक्ट को, देखो हमने ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई नहीं किया, उसकी हाइट h है, क्योंकि मैग्नीफाई करने के लिए तो फिर कोई टूल यूज करना पड़ेगा, तो हमने कहा मैग्नीफाई नहीं किया, बस हम ऑब्जेक्ट को d पे ले आए कि मतलब क्योंकि इतना ही पास लेके आ सकते हैं। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स नॉर्मल आई जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे लेके आया जा सकता है। ठीक है। तो ये एंगल बन गया थीटा नॉट मैक्सिमम एंगल विच इज क्लियरली इक्वल टू h/d। मैंने इसको डायरेक्टली h/d क्यों लिख दिया बच्चों, tan थीटा नॉट क्यों नहीं लिखा h/d, वही स्मॉल पैराक्सियल मानते हुए। तो ये बच्चों हम क्यों लिख रहे हैं, मतलब आई हैव बी कैलकुलेटेड थीटा नॉट, बिकॉज जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे ना कि हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से इवेंचुअली करना क्या चाहते हैं कि विजुअल एंगल बढ़ाना चाहते हैं। तो हम बेसिकली आगे जब देखेंगे कि वो कितना बढ़ा रहे हैं तो हम उसको कंपेयर करेंगे थीटा नॉट से, क्योंकि थीटा नॉट तो हम बिना कुछ यूज किए भी अचीव कर सकते थे। तो एक माइक्रोस्कोप या फिर एक टेलीस्कोप कितना अच्छा है, दैट शुड बी रिलेटिव टू थीटा नॉट, कि भाई थीटा नॉट के हिसाब से आपने इतने टाइम्स कर लिया। ठीक है। तो इसके हिसाब से बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं एक सिंपल माइक्रोस्कोप की। ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट अ नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। तो आप बच्चों याद करो, एक कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइड इमेज कब बनाता है, जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h को रखा, यहां से हमने आप देखो दो रेस बनाई, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई, एक रे पैरेलल कर दी जो आगे फोकस से पास करेगी। उनको रिट्रेस करके हमने इमेज बना दी मैग्नीफाइड। ये क्लियरली ऐसी इमेज बननी चाहिए थी वर्चुअल करेक्ट, जिसका साइज बन गया h डैश और जिसकी इमेज डिस्टेंस हो गया, इमेज कोऑर्डिनेट हो गया v। ठीक है। तो ये सिचुएशन ड्रॉ कर लो। यहाँ बच्चों हमने एक कंडीशन लिखी है, आई इज वेरी क्लोज टू लेंस। ठीक है। उसका रीजन बस ये है कि हम ये मान लेंगे कि जो डिस्टेंस आई से है ऑब्जेक्ट का या फिर इमेज का, ऑलमोस्ट वही लेंस से। क्या ये बात समझ आई बच्चों? क्या आपको इस फिगर से ये समझ आ रहा है कि अगर मैं ये अज्यूम करता हूं कि जैसे जो मेरी आई है वो इट इज वेरी क्लोज टू द लेंस, तो इसके हिसाब से मेरी आई पे जो एंगल सबटेंड हुआ वो ये थीटा हो गया सबटेंड। बच्चों इस फिगर से मुझे बताओ कि थीटा एंगल है क्या, अगेन स्मॉल मानते हुए।
एच बाई यू भी कह सकते हैं उसको, और अगर आप देखो एच डैश बाई वी भी कह सकते हैं। ओके, तो थीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई, एंड interestingly this is the same angle subtended by image on the eye. तो ये एक बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग, अभी एक बार समझो पहले बच्चों, ये जो हमने केस बनाया है, ध्यान से आंसर करना, क्या इस केस ने ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस की है? नॉर्मल लेटरल मैग्निफिकेशन, साइज वाली मैग्निफिकेशन, लेंथ वाली मैग्निफिकेशन? यस, है ना? इसने मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस की है, जिसका साइज h था, अब उसका साइज h डैश हो गया। ठीक है, क्या इसने बच्चों इस केस में कोई एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस की है? नहीं। ऑब्जेक्ट के ऊपर पहले भी, मतलब आई के ऊपर पहले भी एंगल थीटा ही सबटेंड हो रहा था, बाद में भी एंगल थीटा ही सबटेंड हो रहा है। ठीक है, विच मे बी बेनिफिशियल इन सम केसेस, कि भाई आई को उतना ही बड़ा लग रहा है। कई बार हो सकता है हम सिर्फ दूर पास करना चाहते हो, छोटा बड़ा करना ही ना चाहते हो, तो विच मे बी बेनिफिशियल कि आई को बड़ा लगा ही नहीं, सिर्फ दूर पास लगा। टू बी मोर क्लियर, इस केस में दूर लगा। ठीक है, लेकिन क्लियरली इसने कोई आई को बड़ा भी नहीं दिखाया। इसने जो हमारा ऑब्जेक्ट था, असली ऑब्जेक्ट, उसने आई को बड़ा करके नहीं दिखाया उसे। ये बात समझ आ रही है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि एच डैश तो बड़ा है एच से, बट ये एब्सोल्यूट सेंस में आई के हिसाब से आई को बड़ा नहीं दिख रहा, क्योंकि आई के ऊपर तो वही सेम एंगल सबटेंड हो रहा है जो हमने पहले बात की। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, ओके। तो ये एंगल क्लियरली एच बाई यू, या हम एच डैश बाई वी लिख सकते थे। ठीक है जी। तो अब देखो बच्चों, इस केस में हम मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिफाइन करते हैं। एक तो बच्चों सबसे पहले बात, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर। बोथ आर कंफ्यूजिंग टर्म्स। मैग्निफिकेशन था जो हमने अभी तक पढ़ा था, लिटरल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, और वो लेंस की रेशो की बात करता था, साइज ऑफ इमेज रेशो अपॉन, मतलब साइज अपॉन ऑब्जेक्ट। जो ये मैग्नीफाइंग पावर है बच्चों, ये बात करेगी एंगल्स की टर्म्स। ठीक है, और इसको हमने कैसे डिफाइन किया है? देखो, मैग्नीफाइंग पावर को, मैग्नीफाइंग बच्चों पावर डिफाइन होती है कि जो भी इस केस में किसी भी डिवाइस के लिए, कि उस डिवाइस ने आई के ऊपर जो एंगल सबटेंड किया थीटा, अपॉन जो एंगल बिना डिवाइस के सबटेंड हो सकता था। एक बार ध्यान से समझो, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऑफ साइज एच। ठीक है, मैं अगर कुछ ना यूज करूं तो मैं उसका कितना एंगल सबटेंड करवा सकता हूं अपनी आई पे? उसको डी डिस्टेंस पे लाऊंगा तो एच अपॉन डी एंगल सबटेंड होगी, जिसको थीटा नॉट बोल दिया। अब मैंने कोई डिवाइस यूज किया, उस डिवाइस को यूज करके मैंने जो एंगल सबटेंड करवा लिया वो हो गया थीटा, लेट्स से। ठीक है, तो अब मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिफाइन हुई? थीटा अपॉन थीटा नॉट। एक बात का बहुत ध्यान रखना है, इस फिगर में कोई थीटा नॉट नहीं है। थीटा नॉट तो एक अलग केस में निकल के आया था, कि बिना डिवाइस के जो मैक्सिमम एंगल सबटेंड होता है। बहुत बार कंफ्यूजन ये हो जाती है कि लगता है कि मैग्नीफाइंग पावर तो 1 है, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम है। क्योंकि नॉर्मली तो हम ऐसे ही करते थे ना, कि ऑब्जेक्ट का, इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज। तो यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि इमेज का एंगल अपॉन ऑब्जेक्ट का एंगल। हम ये नहीं कर रहे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इमेज का एंगल अपॉन ऑब्जेक्ट का एंगल, ओरिजिनल वाले केस में जब डिवाइस था ही, जो मैक्सिमम एंगल सबटेंड हो सकता था। तो ये इसकी डेफिनेशन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, जिसका ध्यान रखें। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है बच्चों, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज विद डिवाइस अपॉन मैक्सिमम एंगल विदाउट डिवाइस।
टेस्ट में बच्चों कोई करेक्शन थी? रिपोर्ट किया हुआ है वो? लग नहीं रहा। क्या कह रहे हो? हाँ, इसमें मतलब ये सिस्टम है कि जैसे स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया है तो मेरे पास आ जाता है कि हाँ भी ये डाउट है, चेक कर लो, तो मैं अप्रूव कर दूंगा तो अपने आप आपका रिजल्ट चेंज हो जाता है। नहीं तो फिर मतलब देसी तरीका की पहले उनको बोलो कि भाई वो क्वेश्चन का आंसर चेंज करो, बट स्टूडेंट का नाम नहीं पता चलता कि किसने रिपोर्ट किया। क्योंकि कई बार तो कईयों ने ना जितने गलत है वो सब रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। कि कोई चमत्कार हो जाएगा। हाँ जी, ये समझ आ गया सबको फॉर्मूला डी बाई यू? तो एक बार हमने इसको एंगल्स की टर्म में सब्स्टिट्यूट करके डी बाई यू में बना दिया। अब बच्चों बहुत ध्यान से सोच के बताओ मुझे, जिस तरह से मैंने बताया है, कि फिर इस डिवाइस का फायदा क्या हो रहा है? अगर ऑब्जेक्ट का एंगल और इमेज का एंगल तो सेम ही है ना, जो थीटा ही बन रहा था, तो इस डिवाइस ने हमें कैसे मैग्नीफाइंग पावर दी? बहुत ध्यान से सोचो। इसकी टर्म से सोचो, तो सबसे आखिर में बन गया डी बाई यू। हाँ हाँ, तो ये बच्चों क्या किया है सिंपल माइक्रोस्कोप ने? सिंपल माइक्रोस्कोप ने क्या किया, ऐसे सोचते हैं, मान लो मैं आपको कहता है यार आप कुछ नहीं है आपके पास, आपने एक ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइंग मतलब एंगल बढ़ाना है, साइड मतलब आई को बड़ा दिखाना है, तो आप क्या कहोगे कि भाई पास ले आओ। अब पास लाने में क्या रिस्ट्रिक्शन है, कितना पास ला सकते हो? डी जितना ही ला सकते हो, उससे पास तो ला नहीं सकते, ठीक है। तो इस डिवाइस ने क्या किया? इस डिवाइस ने ये किया कि कोई बात नहीं, आप और पास ले आओ, ठीक है, बस आप बीच में लेंस लगा दो। तो इस डिवाइस ने क्या किया? उसी एंगल को मेंटेन करते हुए, जो बड़ा एंगल बन गया, जब आप पास ले आए, तो ये जो फिगर है ऊपर, तो ये जो थीटा एंगल है वो थीटा नॉट से बड़ा है, क्योंकि नहीं तो मतलब क्योंकि ये अभी हम देखेंगे कि यू जो आएगा वो डी से छोटा आएगा, ठीक है। तो ये एंगल बड़ा है थीटा नॉट से, जिसको आप नॉर्मली तो देख ही नहीं सकते थे। अब लेंस ने क्या कर दिया? वही एंगल मेंटेन करते हुए उसको दूर कर दिया, राइट? बात समझ आई कैसे मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है? उसने एंगल नहीं बढ़ाया, एंगल आपने ही बढ़ाया, बट उसने क्या इंश्योर कर दिया कि आप उसको देख पाओ। उसने आई की वो लिमिटेशन जो थी कि आप डी से कम पे नहीं देख पा रहे थे, उसको ओवरकम करवा दिया। क्या ये बात सबको समझ आ गई बच्चों कि कैसे वर्क हुआ हमारा काम, कैसे मतलब डिवाइस ने किया? ऑनलाइन इज दिस क्लियर? ओके, अब बच्चों यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, ठीक है। क्लियरली इस फॉर्मूला से हमें ये तो समझ आ रहा है कि अब हमारी जो मैग्नीफाइंग पावर है दैट विल डिपेंड अपॉन कि यू क्या, ठीक है। अब बच्चों जैसे आपको ख्याल होगा कि हम कहां से कहां देख सकते हैं, मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को मतलब वही लीस्ट डिस्टेंस से फारदेस्ट डिस्टेंस तक देख सकते हैं। मतलब आइडियली ये जो v है वो कहां से कहां लाई करना चाहिए? फ्रॉम कैपिटल डी टू इंफिनिटी, करेक्ट। तो हम उसके हिसाब से बच्चों दो केस बना देते हैं। एक केस है पहला, जब हम कहते हैं कि जो इमेज है हमने उसको डी पे बना दिया, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन्ड विजन, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे? u को पुट किया माइनस यू, v को पुट किया माइनस डी, इसके हिसाब से इस पे लेंस फॉर्मूला लगाया, यहां से u निकाला और इसको मैग्नीफाइंग पावर में पुट कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये नोट करो। समझ आया क्या किया मैंने? उस केस के लिए सॉल्व कर दिया जब हम इमेज को डी पे बना रहे हैं।
क्लियर टू ऑल। दूसरा केस क्या बनेगा बच्चों, जब इमेज को हम इन्फिनिटी में बनाएंगे, उसके लिए आप खुद से सॉल्व करके बताओ मुझे कि उस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगी। हाँ बच्चों, ऑनलाइन क्या आ गया आंसर सेकंड केस में। हाँ जी, तो उस केस में आपका आंसर बन जाएगा D/F। ये वाला जो केस होता है उसको हम कहते हैं रिलैक्स्ड फिशन। सबको ये रिजल्ट समझ आ गया बच्चों? तो अच्छा, यहां से हमें दो तीन बातें समझनी है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हम जितने भी डिवाइसेस आगे पढ़ेंगे उनमें हमेशा ऐसे ही केसेस बनेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन कि आप देख कहाँ पे रहे हो, कि एक केस बनेगा डी वाला, एक केस बनेगा इन्फिनिटी वाला। तो हमारे हमेशा दो आंसर्स आएंगे। एंड लेट्स रिमेंबर कि आंसर दो का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक्चुअली इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। बेसिकली ये रेंज बन गई आपकी कि यू कैन अचीव मैग्निफिकेशन फ्रॉम D/F टू 1 प्लस, अगेन मैंने गलत बोल दिया, यू कैन अचीव मैग्नीफाइंग पावर फ्रॉम D/F टू 1 प्लस D/F। इज दिस थिंग क्लियर? दूसरी बात, एक बार ये समझते हैं व्हाई डू वी कॉल दिस एज रिलैक्स्ड विजन एंड स्ट्रेन्ड विजन। क्लास 10th आई थोड़ा सा याद करते हैं हम कहते हैं ना आई की एक वो क्या होता है, अकोमोडेशन प्रॉपर्टी होती है कि बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन की ऑब्जेक्ट कितना दूर या पास है, उसको देखने के लिए आई के मसल्स उसको थोड़ा दबा देते हैं और उसकी फोकल लेंथ चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रेन्ड विजन और रिलैक्स्ड विजन उसी की बात कर रहा है कि जब हम स्ट्रेन्ड विजन की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या है कि पास देख रहे हो आप, तो उस टाइम पे मसल्स ने आई को दबा रखा है, तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि आई इज अंडर स्ट्रेन, ये मतलब है उसका। ठीक है, और दूसरा केस है रिलैक्स विजन जहां पे मसल्स के ऊपर कोई जोर नहीं आ रहा, उस सेंस में हम बात करते हैं। तो बच्चों आप ये देख सकते हो कि ट्रेड ऑफ है, अगर थोड़ा सा स्ट्रेन दोगे आइस पे तो आपको मैग्निफिकेशन ज्यादा मिल जाएगी, और अगर बिल्कुल आराम से देखना है, फिर मैग्निफिकेशन बोला मैंने, ठीक है, और थोड़ा सा आराम से देखना है तो आपको थोड़ी सी कम मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी। ये बात समझ आ गई? ठीक है, अगली बात बच्चों, जैसे कि इस फॉर्मूला से हमें दिख रहा है 1 प्लस D/F, तो क्लियरली ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर अचीव करने का क्या तरीका है कि एफ छोटा कर दो, डी तो चेंज कर नहीं सकते हम। ठीक है, तो आ, जितना मतलब एफ पॉसिबल होगा हम उतना छोटा कर सकते हैं। और फिर वही प्रॉपर्टी आ गई कि जो एफ होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर सकते हो लेट अस से, तो उसके हिसाब से भी फोकल लेंथ मतलब मैग्नीफाइंग पावर चेंज की जा सकती है। राइट, तो लेट्स नोट डाउन दीज पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट, जैसे बच्चों मैंने आपको बोला था कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो इटसेल्फ कोई एंगुलर मैग्निफिकेशन नहीं देता।
ठीक है। दूसरा बच्चों, इसको एज आई पीस यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। वो क्या चीज है अभी आगे समझ आएगा। तीसरा जो मैंने अभी आपको बताया। नहीं आ रही है। अरे कौन से फिफ्थ में है? तो उससे हाँ तो फिर एनी ग्रुप तो नहीं नहीं एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस लैंडर से फिर मुझको मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और क्या है सामने वाले से जाएगा वो आगे समझ बच्चों, क्लियर। हाँ मतलब ओके। आगे बच्चों हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो ये बच्चों क्या है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप से हमें जो मैग्नीफाइंग पावर मिली है, जो 1+d/f है, ये क्या होता है कि अब f को आप बहुत छोटा नहीं कर सकते। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, को बहुत छोटा नहीं कर पाते आप f को, तो बहुत ही लिमिटेड सी ही आप इसमें मैग्नीफाइंग पावर अचीव कर पाते हो। हेंस हम एक और तरीका ढूंढते हैं जिसको हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे बच्चों हम दो लेंसेज का यूज करते हैं। बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा ही है कि जैसे नॉर्मल मैग्निफिकेशन में ऐसा होता था ना कि अगर आप बच्चों मान लो दो लेंस यूज करते थे तो फाइनल मैग्निफिकेशन कैसे निकलती थी, वो प्रोडक्ट हो जाता है ना M1 × M2। तो वही चीज यहाँ हो जाती है कि अगर आप दो तीन जितने भी यूज करोगे तो जो मैग्नीफाइंग पावर है वो भी एक का जितनी आई मल्टीप्लाइड बाय दूसरे की एंड सो ऑन। तो उससे आपको एक ठीक ठाक वो मिल जाती है। हेंस द नेम कंपाउंड, कि मतलब वो क्या कर रहे हैं, दोनों लेंसेज एक दूसरे के इफेक्ट को कंपाउंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चों फिगर होता है, फिगर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या है कि दो लेंस हमने यूज कर लिए। एक लेंस को बच्चों जो ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं, जो लेफ्ट साइड वाला ऑब्जेक्ट लेंस है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। जो लेंस आई के पास है उसको बोलते हैं आई पीस, ठीक है। फिगर में थोड़ा सा एग्जैजरेटेड लग रहा है कि आई बहुत दूर है। रियलिटी में जैसे मैंने आपको बताया था कि आई इज फेयरली क्लोज टू द आई पीस, और हमने जो जितनी कैलकुलेशन की होती है उसी हिसाब से की होती है, ठीक है। अगर हम रेस से समझें तो बिल्कुल सिंपल है। आप देखो कि जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो है ए बी। ए बी से सबसे पहले हमने एक रे बनाई जो ऑब्जेक्टिव के सेंटर से पास कर रही है, वो अनडिविएटेड गई, ठीक है। तो वो आई पीस पे जाके कुछ बेंड हुई, ठीक है। ये हमने कोई रे ट्रेसिंग से नहीं दिखाया, जनरली दिखा दिया कि कुछ तो रिफ्रैक्शन हुई होगी और वो टुवर्ड्स द आई चली गई। एक दूसरी रे ले ली हमने जो पैरेलल जा रही है, वो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, वो फोकस से पास करेगी ऑब्जेक्टिव के। तो जहां पे ये दोनों रेस कंबाइन करेंगी
जो पॉइंट ए डैश है वो क्या हो गया, पहले लेंस की इमेज, ये जो पहले लेंस की इमेज है वो दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। और उसने उस, अब बच्चों ये जो ए डैश बी डैश है ये हम इंश्योर करते हैं कि ये जो बन रहा है ये मतलब आईपीस के वही पोलर फोकस के बीच में बन रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा कि वो उसकी वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा जो कि उसने बना दी ए डबल डैश बी डबल डैश। समझ आया? अगर हम सिंपली अभी तक सोचें, जो हम ऑब्जेक्ट इमेज वाले कंसेप्ट से समझें, तो क्या हुआ है, ए बी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्टिव ने उसकी इमेज बनाई ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन गया जिसने उसकी इमेज बना दी फाइनली ए डबल डैश बी डबल डैश। इसी बात को इस फिगर में हमने रेज के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ। ये बात समझ आती है? आप अगर ध्यान से देखो बच्चों, आईपीस के साथ देखो जो उसकी फोकल लेंथ एफ सी दिखाई हुई है, आपको दिख रहा है बी डैश जो है वो एफ सी से पहले लाई कर रहा है। तो जैसे मैं कह रहा था वो इंश्योर करना पड़ेगा तभी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, तो एक बार बच्चों फिगर बना लो, फिर हम इसके आगे समझते हैं कि इससे क्या हो रहा है। नहीं, उसमें दिक्कत नहीं है, वर्चुअल इमेज तो हमें दिखती है, तो मिरर के अंदर भी वर्चुअल इमेज होती है। हाँ, वो तो स्क्रीन पे कैप्चर नहीं हो रही, देख तो हम सकते ही हैं। हाँ, आपका क्वेश्चन ये हो सकता था कि अगर हम देखें कि ये फाइनल इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, तो वो हम क्या होता है मिरर वगैरह यूज किया होता है जिससे उसको सेम उस तरफ कर दे। तो बच्चों ये वाला जो फिगर है मुझे बताओ वो कौन से केस के लिए बना हुआ है, स्ट्रेन्ड विजन या नॉर्मल विजन, रिलैक्स्ड विजन?
यहाँ देखो जो इमेज है वो डी पे बनी हुई है ना, तो ये स्ट्रेन्ड विजन हो गया। ठीक है। अच्छा ऊपर हमने क्या लिखा था उसको, रिलैक्स्ड। अच्छा ये जो कई जगह ना रिलैक्स की जगह नॉर्मल भी लिखा होता है। एंड बच्चों कई बार ना क्वेश्चन में कुछ मेंशन ही नहीं होता, तो भी हम ये वाला केस मानते हैं, नॉर्मल वाला, इसीलिए हेंस द नेम नॉर्मल। ठीक है जी, ये फिगर समझ आ गया सबको बच्चों? ठीक है। अब आप बच्चों देखो, एक मैंने एंगल बीटा दिखाया हुआ है ना, जो वर्टिकली ऑपोजिट भी दूसरी तरफ भी बीटा ही होगा। तो टैन बीटा क्या हो गया इस फिगर में? ये एच बाय एफ ओ भी है। आप देखो लेफ्ट साइड से देखो आप, तो वो एच बाय एफ ओ है, और अगर आप राइट साइड से देखो तो वो एच डैश बाय एल है। क्या फोकस से मान रहा है? क्या चीज? हाँ फोकस पे नहीं बनेगा। एक मिनट, एल क्या चीज है समझो। एल जो है, एल इज डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ऑफ द टू लेंसेज। ठीक है। एल ऑब्जेक्टिव और आईपीस के फोकस का डिस्टेंस है। हाँ, तो वैसे अगर आप ध्यान से देखो बच्चों कि ये जो ग्रीन लाइन है, ये थोड़ी सी एल से बड़ी है। जो ये वाला पोर्शन है आप देखो, ये थोड़ा सा एल से बड़ा है ना। एग्जैक्ट फोकस पे तो कर नहीं सकते, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर तो वो इन्फिनिटी पे बन जाएगी इमेज। तो भाई ये टैन बीटा जो है हमारा एच बाय एफ हो गया, और अप्रोक्सीमेटली एच डैश बाय एल हो गया। क्या ये समझ आता है कि इसका अप्रोक्सीमेट क्यों बोला? वो हमें दिख रहा है ब्लू लेंथ जो है वो एल से हल्की सी ज्यादा है। क्लियर बच्चों? अब बच्चों अगर आप देखो तो जो ये आई पीस है, ये तो वही पहले वाला ही केस हो गया, ये तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला ही केस है, अगर ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, सब कुछ वही है जो हमने पहले किया था। टैन बीटा हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव ने रियल इन्वर्टेड इमेज बना दी। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव की जो इमेज बनी, वो लेंस के आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी, है ना। आईपीस ने वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बना दी, तो फाइनल इमेज जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड हो गई। ठीक है। एल को बच्चों हम डिफाइन करते हैं एज पहले फोकस और दूसरे फोकस का डिस्टेंस, इसको नाम दे देते हैं हम एज ट्यूब लेंथ। ठीक है, एक बार यहां तक नोट कर लो।
लिख लिया बच्चों? ओके। अब बच्चों ऑब्जेक्टिव जो लेंस है, देखो आईपीस का तो हमें कुछ करना ही नहीं है, उसका तो हम सारी कैलकुलेशन पहले कर चुके हैं। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है बच्चों, अगर मैं फॉर अ मिनट उसकी लेटरल मैग्निफिकेशन निकालूं, वो क्या आएगी? एच डैश बाय एच, है ना? तो एच डैश बाय एच जो है बच्चों, ये जो हमने ऊपर टैन बीटा लिखा है, उससे वो एल बाय एफ ओ बन गया। लिख लिया? तो बच्चों जो इस सिस्टम की जो टोटल मैग्निफिकेशन बनती है, अच्छा बच्चों देखो, एक ना आइडियली तो मेरे को, अगर मैं बिल्कुल बेसिक से चलूं तो मुझे क्या करना चाहिए, वही एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करके कि एंगल सबटेंडेड, मतलब मुझे ये ए डबल डैश बी डबल डैश का एंगल लेके अपॉन थीटा नॉट लेके उसके हिसाब से ड्राइव करना चाहिए। बट हम जस्ट एज अ शॉर्टकट, आप चाहे घर पे ट्राई करना कि असली में अभी वही आ जाता है। अभी हम शॉर्टकट में इट सो टर्न्स आउट कि अगर मैं इस वाली मैग्निफिकेशन से ही दूसरी वाली मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दूं जो हमने निकाली थी आईपीस वाली, तो भी वही आंसर बनता है। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट डेरिवेशन, ठीक है, जिससे हमारा काम स्कूल में चल जाता है और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। रियलिटी में तो क्या करना चाहिए, मुझे सारा एंगल्स में ही काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये बन जाता है। फिर से बच्चों वही दो केसेस, कि अगर हम स्ट्रेन्ड विजन की बात करते हैं तो जो मैग्नीफाइंग पावर बनती है, मैंने क्या किया, वो मल्टीप्लाई कर दिया, एल बाय एफ ओ तो यहाँ से आ ही गया, और सिंपल की क्या आई थी स्ट्रेन्ड में, 1+d/f। बस हमने यहाँ पे अब थोड़ा ध्यान से एफ ओ एफ ई को क्लियरली लिखना है कि वो गलती ना हो, पहले तो एक ही लेंस था। तो हमने अंडरलाइन कंसेप्ट ये यूज किया है कि अगर आप किसी भी केस में वैसे भी निकालते हो ना मैग्निफिकेशन, तो वो इंडिविजुअल लेंसेज की मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट ही होता है। समझ आ गया बच्चों? आपने सीधा ये याद रखना है, बस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, नो बिग डील। हाँ, और ऐसे ही बच्चों दूसरे केस में क्या फॉर्मूला बन जाएगा रिलैक्स विजन में? एल बाय एफ ओ इंटू डी/एफ।
क्या बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है। आ, तो बच्चों आपने देखा है जैसे कई बारी हम माइक्रोस्कोप में कुछ नॉब्स लगे होते हैं राइट साइड पे जिनको आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, तो आप उससे क्या एडजस्ट कर रहे होते हो बेसिकली? फोकल लेंथ तो कैसे चेंज करोगे, लेंस तो अंदर डला हुआ है उसके। आप एल चेंज करते हो। अगर आप सोच रहे हो अगर आप दोनों लेंसेज का डिस्टेंस कम ज्यादा करोगे तो एल चेंज होगा, ट्यूब लेंथ। तो ट्यूब लेंथ को हम चेंज करते हैं, वो एडजस्टेबल क्वांटिटी होती है। और तो एफ ई तो फिक्स ही है, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। ये बात समझ आती है बच्चों? ये सबको बच्चों क्लियर हो गया? एक बच्चों आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस फिगर में ऑब्जेक्टिव का अपर्चर छोटा है, आईपीस का अपर्चर बड़ा है। इसका रीजन क्या होगा? हम क्यों ऐसा कर रहे होंगे? सोचो। तो बच्चों अभी के लिए तो जो सिंपल रीजन आपको दिखना चाहिए वो ये है ना कि जो ऑब्जेक्टिव से रेज आएंगी वो थोड़ा दूर ही आ रही है। और आप देखो ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल पास तो रेज आ ही नहीं रही। जो आई पीस पे रेज आएंगी वो थोड़ी फैली हुई रेज है ना। तो एक सफिशिएंट नंबर ऑफ रेज को कैप्चर करने के लिए हमारे को आई पीस का अपर्चर बड़ा रखना पड़ता है। ठीक है। एक और रीजन भी है जो हमें हमें आगे अगले चैप्टर में समझ आएगा। फिलहाल जो हमें रीजन समझ आना चाहिए वो ये है कि टू कैप्चर सफिशिएंट नंबर ऑफ रेज। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? ऑनलाइन क्लियर ऑल एवरीथिंग? ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं टेलीस्कोप की। ठीक है। टेलीस्कोप में भी अंडरलाइन कंसेप्ट वही है, हम दो लेंसेज का यूज करेंगे और एंगल बढ़ाना है। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम सबसे पहले इस फिगर को ड्रॉ करते हैं और ये नॉर्मल विजन के लिए है। तो एक बार समझो बच्चों, यहाँ पर भी दो लेंस यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा है दोनों कॉन्वेक्स, लेकिन ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा है। सेम रीजन, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, बहुत ही बिखरी हुई सी फैली हुई सी रेज आएंगी। तो एक सफिशिएंट नंबर ऑफ रेज को कैप्चर करने के लिए वी नीड टू हैव बिग अपर्चर। तो इनफैक्ट जो जो असली में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स होते हैं समटाइम्स, देखो क्या होता है, हमें तो कई बार बहुत डिस्टेंट गैलेक्सी से रेस को कैप्चर करना होता है, तो बहुत ही कम रेज होती हैं। तो समटाइम्स द ऑब्जेक्टिव इज एज बिग एज द रूफ ऑफ अ वेरी बिग बिल्डिंग। तो मतलब वो फिक्स किए होते हैं परमानेंट टेलीस्कोप्स, आप उनको मूव नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमने क्या दिखाया बच्चों, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, वो रेस कहाँ कन्वर्ट करेंगी? ऑब्जेक्टिव के फोकस पे। उस फोकस ने क्या किया, अगर फोकस पे ही कर रही है। अब यहाँ पे बच्चों हमने देखो ये नॉर्मल विजन है, तो अगर नॉर्मल विजन है तो आईपीस को भी इमेज कहाँ बनानी है? इन्फिनिटी पे ही बनानी है, जो मतलब आई का मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। तो इसका मतलब जो ए डैश बी डैश है वो कहाँ होना चाहिए? वो आईपीस के भी फोकस पे ही होना चाहिए, तभी आईपीस उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनाएगा। प्लीज वो मत कंफ्यूज होना कि फिर फायदा क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे और इमेज भी इन्फिनिटी पे ही बन गई। तो क्या रीजन? वही बड़ी इन्फिनिटी छोटी इन्फिनिटी वाली बात है। और फाइनली हम देखेंगे कि हमें तो एंगल बड़ा चाहिए था, वो मिल गया हमें, जो आई पे एंगल सबटेंड हो रहा था। ठीक है। आप देख सकते हो कि इनिशियली एंगल कितना है, अल्फा, जो बाद में एंगल सबटेंड होगा वो बीटा हो जाएगा। तो अगर बीटा एंगल बड़ा हो गया बस ठीक है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ये फिगर बना लो बच्चों।
मन की रत तीसरी बार फिगर पर मन की रत की रेस कन्वर्ज नहीं करती। मैंने भी इसीलिए इमेज लगाई हुई है कि हर बार कौन मेहनत करेगा। उल्टा बना लो, बस सही है। 10th में भी था क्या ये टेलीस्कोप? आईसीएससी में होगा। ठीक है जी। तो बच्चों आपको ये समझ आ रहा है कि इस फिगर में वो जो बी नॉट पॉइंट जो बना हुआ है वो दोनों का ही फोकस है। उसका रीजन क्या है? इन्फिनिटी से ही आ रही है रेज और इन्फिनिटी पे जा रही है। ओके। तो बच्चों इस फिगर में अगर हम देखें, जो एंगल अल्फा है वो आप देख सकते हो tan अल्फा अप्रोक्सीमेटली h/f हो गया, और जो एंगल बीटा है, यहाँ बच्चों फिर थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन है। इस फिगर से एग्जैक्टली तो नहीं है, बट हम एंगल बीटा को नियरली इक्वल टू मान लेते हैं h/f। ठीक है, ये मतलब कैसे आया होगा कि अगर मैं एक ऐसे ड्रॉ करूं, है ना, तो जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही पीछे बन रहा है, और उसका लॉजिक क्या है? वही कि हम तो आई वैसे भी बहुत पास ही मान रहे हैं। तो आप देख सकते हो दोनों केसेस में ये एक अप्रोक्सीमेशन सी है। वहां पे एल के साथ हमने थोड़ी लगा दी थी, यहाँ हम इसके साथ लगा देते हैं। ठीक है जी। तो इस केस में बच्चों अगेन शॉर्टकट डेरिवेशन जो है, आ, ये भी लिख लेते हैं हम। चलो पहले पॉइंट्स लिख लो कि ऑब्जेक्टिव ये बच्चों बहुत ध्यान रखना है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में ट्यूब लेंथ की डेफिनेशन में फर्क है। माइक्रोस्कोप में क्या था? डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकस, एक का राइट वाला फोकस और एक का लेफ्ट वाला फोकस। यहाँ पे क्या है डेफिनेशन? डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज। तो ये समझ आता है कि इसके दो केसेस क्यों बने हुए हैं।
FO प्लस FE और दूसरा DFE प्लस D प्लस FE, ये क्या है? ये कब आएगा? ये जो फिगर है उसमें तो हमने V को इन्फिनिटी माना है। अगर मैं V को इन्फिनिटी ना मानते हुए D मानूंगा तो जो B डैश का डिस्टेंस होगा लेंस से वो FE नहीं होगा, कुछ अलग आएगा, है ना? और वो निकलेगा कैसे? सिंपल 1/V प्लस 1/U में ये पुट करेंगे, है ना? समझ आ गया बच्चों? ट्यूब लेंथ अलग अलग है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे बच्चों अगेन शॉर्टकट डेरिवेशन में जो मैग्नीफाइंग पावर होती है इट सिंपली टर्न्स आउट टू बी बीटा बाय अल्फा, जो कि बन जाती है एज FO बाय FE। तो इसमें जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस कुछ ये मतलब खास नहीं होता, जितना मतलब हमें थ्योरी में लिखना पड़ेगा उतना मैंने बता दिया अगर आता है तो। तो बच्चों दूसरा केस जो स्ट्रेन्ड विजन है उस केस में टर्न्स आउट कि ये जो फॉर्मूला बनता है मैग्नीफाइंग पावर का वो ये बन जाता है FO बाय FE इंटू 1 प्लस FE बाय D। तो बच्चों फॉर्मूलाज दोनों हमें मतलब बेसिकली दो माइक्रोस्कोप के और दो टेलीस्कोप के फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं। FO FE का स्पेशल ध्यान रखना है, उसमें कहीं मिक्स मत कर देना, ठीक है? क्लियर बच्चों? कर लिया बच्चों नोट सबने ऑनलाइन? फिर अभी हम ये बच्चों दो मेन केसेस होते हैं, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, ठीक है? अब टेलीस्कोप की एक दो वेरिएशंस होती हैं, ठीक है? जैसे फर्स्ट वेरिएशन इज नोन एज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, सब कुछ सेम है, बस हमने ऑब्जेक्टिव आईपीस के बीच में एक और लेंस लगा दिया और बस ये इंश्योर किया है कि इस लेंस जो पहले से ऑब्जेक्ट मतलब जो इमेज बनी वो पहले लेंस जो बीच वाला लेंस है उसके 2f पे बने, तो वो उसकी इमेज को क्या करेगा, उल्टा करके 2f पे ही बना देगा। तो इससे फायदा क्या होगा, ये करने से क्या फायदा हुआ, ये इमेज इन्वर्ट हो गई ना। तो वो जो चक्कर था कि फाइनल इमेज इन्वर्टेड बन रही थी वो वाला प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो गई। तो इसका सिर्फ इतना रोल है। हाँ, इससे आप ये देख सकते हो बच्चों, जो ट्यूब लेंथ की डेफिनेशन थी उसके हिसाब से ट्यूब लेंथ क्या बन गई, FO प्लस 4F प्लस FE फॉर नॉर्मल विजन। अगर स्ट्रेन्ड होता तो FE की जगह फिर वही मुझे दूसरे वाला बनना था, DFE ओवर D प्लस FE वो बन जाता। तो इसका सिर्फ इतना पर्पज है, ये नोट कर लो।
राइट बच्चों, समझ आ गया? सिंपल एक्सटेंशन ऑफ द अबव केस हियर। बच्चों फॉर्मूलाज वही ऊपर वाले ही एप्लीकेबल है, ठीक है? जो हमारे मैग्नीफाइंग पावर वाले फॉर्मूलाज है उनमें कोई चेंज नहीं आया बिकॉज ऑफ दिस। उसमें मैं अभी एक अगला आएगा, उसमें आप देखोगे क्या करते हैं, एक और भी चक्कर होता है। बहुत छोटा होता है। तो एक तो यही तरीका होता है, एक और जो चीज हम करते हैं, नेक्स्ट जो बच्चों केस होता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है? तो ये एकदम नाम से अजीब लगता है कि रिफ्लेक्टिंग कहाँ से आ गया जब हम तो रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या किया जाता है कि एक लेंस की जगह हम एक मिरर यूज करते हैं। मतलब ये इसका फिगर जो होता है वो इस तरह से होता है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो लेंस ना होने की जगह एक मिरर होता है। तो मिरर भी एक्चुअली एक नहीं है, यहाँ पे दो मिरर्स इन्वॉल्व है। अगर आप देखो, एक जहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव मिरर, उससे रेस टकराती हैं एक और सेकेंडरी मिरर पे, और उससे फिर वो रेस फाइनली आईपीस की तरफ जाती है, ठीक है? एक बार ये फिगर बनाओ, फिर मैं समझाता हूँ कि ऐसा हम करते क्यों हैं। इसको बच्चों ये जैसे ना फिगर में लिखा हुआ है सेसेग्रेन टेलीस्कोप भी कहते हैं। तो एक्चुअली बच्चों क्या है कि इसकी सिर्फ थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस ही है, नॉट दैट कि हमें कोई इसका मतलब कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में समझना होता है। तो मतलब यहाँ पे फंडामेंटली क्या डिफरेंस है बच्चों? ऑब्जेक्टिव को लेंस की जगह मिरर से रिप्लेस कर दिया। ये ध्यान रखना बच्चों कि अगर ये पूछा जाए कि कौन से मिरर से, कनकेव या कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्टिव का मिरर कनकेव है, जो कॉन्वेक्स है वो एक अलग से सेकेंडरी मिरर है। ओके, तो बच्चों क्या होता है, क्या लॉजिक है इसका, एक बार समझते हैं। बच्चों नॉर्मली हम ये जो हमारा पूरा चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, अगर हम देखें इसमें दो प्रॉब्लम्स हम ओवरऑल फेस करते हैं। एक प्रॉब्लम होती है पैराक्सियल रेज वाली कि भाई हर बार पैराक्सियल रेज है कि नहीं है ना? अगर वो पैराक्सियल रेज नहीं होंगी तो हमारा फोकस चेंज हो जाएगा, ठीक है? इस प्रॉब्लम को बच्चों हम कहते हैं स्फेरिकल एबिरेशन, ठीक है? एबिरेशन का मतलब होता है फॉल्ट। स्फेरिकल क्यों यूज किया कि भाई जब आप स्फेरिकल मिरर्स यूज करते हो तो ये फॉल्ट आएगा कि भाई आपका फोकस हमेशा R/2 पे नहीं होगा, कुछ अलग जगह पे आ सकता है, ठीक है? इसको हम कहते हैं स्फेरिकल एबिरेशन, ठीक है? दूसरी बच्चों प्रॉब्लम आती है जब हम रिफ्रैक्शन करवाते हैं लेंस वगैरह में, कि वहां पर हमें पता है कि जो रिफ्रैक्ट मतलब जो फोकस है
वो n पे डिपेंड करता है ना। तो अगर हम देखें रिफ्लेक्टिंग डिवाइस में फोकस कब चेंज होता है, अगर तो पैराबोलिक ले लो तो सब सही है, बट अगर आप पैराबोलिक की जगह स्फेरिकल डिवाइस ले रहे हो तो फोकस की पोजीशन चेंज होगी अलग अलग रेस के लिए। तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं एज स्फेरिकल एबरेशन। ठीक है, जो हमारे रिफ्रैक्टिंग डिवाइसेस हैं उनमें अलग अलग फोकस कब बनेंगे, जब आपके रेज अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इनको हम लिख लेंगे कि क्या होता है। मुझे बताओ कि एक लेंस के साथ क्या प्रॉब्लम आती होगी, जो नॉर्मल टेलीस्कोप है उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी इन दोनों में से। देखो रेज आई बहुत दूर से रही हैं तो पैराक्सियल वाला तो चक्कर ही नहीं है। तो और वैसे भी हमने बहुत दूर से आ रही है रेज तो कोई चक्कर नहीं है, तो स्फेरिकल एबरेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट वी कैनॉट कंट्रोल द वेवलेंथ ऑफ द रेज जो कि आ रही है इतनी दूर से, है ना। तो अब वो जो भी रेज आ रही होंगी वो सारी की सारी ऑब्जेक्टिव से ही पास करेंगी, तो क्या प्रॉब्लम आएगी उन रेज का, वो सारी की सारी एक जगह पे कन्वर्ज नहीं करेंगी, डिपेंडिंग अपॉन की उन रेज की क्या वेवलेंथ है वो अलग अलग जगह पे कन्वर्ज करेंगी। तो क्या इश्यू आ गया, कौन सा, जो दूसरे वाला है वेवलेंथ वाला जो कलर वाला था, उसको हम बच्चों कहते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो टाइप के फॉल्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन, एक को हम कहते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। क्रोमैटिक मतलब कलर, उससे एकदम समझ आता है कि वो वेवलेंथ वाला इशू है। स्फेरिकल वाला मतलब कौन सा, r/2 वाला इशू है कि वहां पे आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पे इस क्रोमैटिक एबरेशन से बचने के लिए हम ये करते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव की जगह, मतलब यहाँ पे लेंस की जगह ये मिरर यूज कर लेते हैं। तो इससे इट टर्न्स आउट कि हमारी वो वेवलेंथ वाली प्रॉब्लम खत्म, जो वेवलेंथ के कारण फोकस चेंज हो रहा था वो वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई। ठीक है, तो दैट इज द ओनली रीजन व्हाई वी यूज दिस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको लिख अगली क्लास में लेंगे बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा जो पार्ट है आपके बच्चों जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे, बिकॉज टेलीस्कोप जो भी हो फॉर्मूला वही है, ये तो हम सिर्फ थ्योरेटिकली लिख रहे हैं कि उसकी क्या क्या मॉडिफिकेशंस है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे कि क्या चीज होता है। तो आपने बच्चों जो आपका पार्ट नेक्स्ट क्लास में हम आई वाला पार्ट जो था इफेक्ट्स वाला, और ये जो बचा हुआ है वो कंप्लीट कर लेंगे। आपने वो क्वेश्चंस ट्राई कर लेने हैं जो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वाले हैं। एक्सरसाइज 01 कौन सा पार्ट है, एल जो लास्ट पार्ट है। ठीक है बच्चों, बाकी 3A का जो आपका बचा हुआ है वो टाइम मिले कर लो। मैं इकट्ठे 3A ना फ्राइडे को डिस्कस कराऊंगा आपको जितनी भी बची हुई है रे ऑप्टिक्स की। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन बाय।